अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम आपको एंजाइम के डिफिनीशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो एंजाइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डिफिनीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे। एंजाइम के अंदर हम लिखते हैं कि एंजाइम जो है एक्चुअली एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecules that speeds up a chemical reaction without being used in it। असल में एंजाइम को हम अगर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि एक्चुअली दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हकीकत में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद हो, कम से कम जिसके अंदर एटलीस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, जैसे कि ये चीज़ है CH4 जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस किस्म के कंपाउंड को जिनके अंदर एक्चुअली कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एंजाइम जो है वो भी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये लिखी हो कि दीज आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं होते कि वो किसी एक या दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, बट एक्चुअली दे आर पॉलीमर्स। ये हकीकत में जो है वो क्या चीज़ होते हैं? दे आर एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि दे कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट्स। एक ही जैसे कई यूनिट्स जो होते हैं वो मिलकर इस चीज़ को कंपोज करते हैं, फार्मूलेट करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को आप और भी याद रखें। बाज़ औक़ात पेपर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इस किस्म का सवाल आ जाता है कि हमें ये लिखा होता है कि एंजाइम जो होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स। एंजाइम जो है नेचुरली क्या चीज़ होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो इस लफ्ज़ प्रोटीन को चेंज कर देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। कि एंजाइम जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड का लफ्ज़ है और जो प्रोटीन का लफ्ज़ है, एक्चुअली दे आर सिमिलर। तकरीबन इन दोनों का आपस में एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। वो कैसे? जैसे कि प्रोटीन जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है बने होते हैं किस चीज़ से? अमाइनो एसिड से। इसी तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो भी हकीकत में किस चीज़ से बने होते हैं? वो भी बने होते हैं किस चीज़ से? अमाइनो एसिड से। तो फिर इनको पॉलीपेप्टाइड किस खसूसियत की बिना पर कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप समझ लें। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि जी हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? एक अमाइनो एसिड मौजूद है। अब अगर वो सिंगल है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड क्या चीज़ होते हैं, इसके बारे में फ़िलहाल हम यहाँ पर डीप नहीं जाते। अब एक अमाइनो एसिड क्या होता है? वो एक बॉन्ड बनाता है, वो किसी और अमाइनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या करते हैं? एक सिंगल बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। जब दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट होता है तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा कि ये जो लफ्ज़ पेप्टाइड है ये कहाँ से आ रहा है। तो लफ्ज़ पेप्टाइड का मतलब होता है वो बॉन्ड which is present, the bond which is present between two amino acids। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो दो अमाइनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड है उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। फिर इसके साथ क्या होता है? एक और अमाइनो एसिड जुड़ जाता है, एक और अमाइनो एसिड, एक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एक और पेप्टाइड बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो अब आप चेक करें कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक और अमाइनो एसिड है, फिर एक और पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना।
तो जिस कदर अमाइनो एसिड की तादाद में क्या होता है, इजाफा होता चला जाएगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक एक फॉर एग्जांपल यहाँ तक बात मौजूद है, यहाँ तक इस जगह तक बात मौजूद है, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज मोनोपेप्टाइड। इसको हम क्या कह सकते हैं, मोनोपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद है, क्योंकि भाई दो अमीनो एसिड है तो एक बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। फिर अगर हम इस चीज को यहां तक ले लेते हैं, यहां तक, ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं दो बॉन्ड मौजूद है, एक बॉन्ड यहां पर है, एक बॉन्ड यहां पर है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड यानी कि दो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम तीसरे को लेते हैं तो फिर हम इस नाम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, फिर हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल, ये तो ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है, लेकिन एक्चुअली हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते। फिर हम ये चेन थोड़ी सी तवील होती चली जाती है, तो फिर हम फाइनली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन के द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर इंतहाई ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। चूंकि इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली अवेलेबल होता है किस चीज़ के अंदर, एंजाइम्स के अंदर, तो इसी खसूसियत की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। यानी एंजाइम को आप प्रोटीन भी कह सकते हैं, एंजाइम को आप पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, डिफिनीशन में आगे की तरफ ज़रा चलते हैं। तो हमने अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो लफ्ज़ कम्प्लेक्स है इसका क्या मीनिंग है, तो वो अभी बताया आपको। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद है, दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को क्या करते हैं, एक्चुअली स्पीड अप करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ को भी आप याद रखें कि एंजाइम जो है वो हमारे अंदर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि विदाउट द यूज ऑफ एंजाइम दोज केमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी प्रोसीड विद प्रॉपर रेट अंडर द ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है ना। हमारे अंदर अगर एंजाइम मौजूद ना हो, जानदार के अंदर अगर एंजाइम मौजूद ना हो, तो जिस कदर भी हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर और जो पीएच है उसके अंदर वो वाक़या नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्शन हमारे अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम जो है वो मौजूद ना हो, ठीक है ना। अगर खुदा न खास्ता किसी जिस्म के अंदर एंजाइम जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, मतलब वो बस काम नहीं करते, ठीक है ना, वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कोई फंक्शन ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे, आप रोटी वगैरह खाएंगे, आप फूड लेंगे, लेकिन जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो चीज़ें हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके साथ क्या होगा कि एंजाइम जो है उस न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी अखज़ नहीं कर सकेंगे, जिस्म उसमें से एनर्जी नहीं ले सकेगा, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर एंजाइम काम ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो जब आपके जिस्म के अंदर एंजाइम काम नहीं कर रहे, तो जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, आपका वेस्ट बनता चला जाएगा, यानी आपका जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपके जिस्म से बाहर निकलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ होती है, ये एंजाइम, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन हर एक फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हर एक फंक्शन से मेरा मतलब ये है कि आपका जो लेट सपोज डाइजेशन है, हाजमा है, वो एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपका फॉर एग्जांपल जो रिस्पायरेशन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और फिर ऑक्सीजन जाकर वहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो एंजाइम के बगैर इम्पॉसिबल है। अगर प्लांट्स की मिसाल लेते हैं तो प्लांट के अंदर जो सबसे अहम तरीन फंक्शन है, जिसके ऊपर ये पूरी दुनिया जो है वो भरोसा कर रही है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर खुराक को पैदा किया जाता है, तो अगर एंजाइम नहीं है तो वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो स्टॉप हो जाएगा, वो वाक़या नहीं होगा कि उसके अंदर एक ग्रुप काम कर रहा है एंजाइम्स का। तो एंजाइम जो है वो ऑलमोस्ट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन एवरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हर एक फंक्शन के अंदर वो आपका ग्रोथ, आपकी नशोनुमा,
ठीक ठाक हो तो उसके अंदर एंजाइम जो है वो आपके हेल्प कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाने का अमल, तो उसके अंदर एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एंजाइम, आपका मस्कुलर सिस्टम एंजाइम, तो हर एक चीज़ के अंदर क्या हो रहा है, आपके एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे व्हाट दे डू, दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप, बढ़ाते हैं रफ्तार को। अंडर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री जो जिस्म का अपना टेम्परेचर है, और उसी पे आपके पूरे सिस्टम को बहाल रखते हैं। तो ये जो चीज़ है असल में ये क्या करते हैं, एंजाइम करते हैं। विदाउट एंजाइम दिस फंक्शन वुड नॉट अकर, बगैर एंजाइम के कोई भी फंक्शन आपके जिस्म में कभी वाक़या नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है फाइनली, दे विदाउट बीइंग यूज इन इट, एंजाइम की एक और खसूसियत यहाँ पर डिस्क्राइब हो रही है इसकी डिफिनीशन के अंदर सिर्फ, कि एंजाइम जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका जो जिस्म है, यानी जिस अमाइनो एसिड में से ये बना हुआ है, ये रिएक्शन के अंदर इंटर तो ज़रूर होते हैं, रिएक्शंस की रफ्तार को तेज़ तो ज़रूर करते हैं, वो किसी प्रोसेस से करते हैं, किसी तरीक़ेकार से करते हैं, उसको हम इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन उसके यूज़ करने के अंदर इसका जो जिस्म है वो टूटता नहीं है, इसके जो बांड्स हैं वो ब्रेकअप नहीं होते, उसको टूटते टूटते नहीं, बल्कि यानी यानी इसके बांड टूट कर नए बांड नहीं बनाते। सिंपली इसका ये मतलब होता है। ठीक है ना। यूज़ का क्या मतलब होता है कि इसका जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेकअप नहीं होता, वो टूटता नहीं है। ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी सलाहियत है, ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दे अगेन इंटर इनटू अ न्यू केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। वो किसी और केमिकल रिएक्शन को फिर स्टार्ट करते हैं, उसको रवाना करते हैं, लेकिन इसका जो जिस्म होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। एक मसला ये पैदा होता है कभी कभार, फिर आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि अगर एंजाइम जो है वो एक्चुअली दे नेवर यूज, नेवर मतलब उसका जिस्म कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, वो तो केमिकल रिएक्शन करते हैं, इस्तेमाल नहीं होते। तो फिर ये एक मसला कहाँ से पैदा हो जाता है कि हमारे जो एंजाइम हैं वो हमारे जिस्म में ख़त्म हो रहे हैं, या हमें एंजाइम की कमी वाक़या हो रही है, या फिर हमें नए नए एंजाइम लेने चाहिए। ठीक है ना। फिर तो ऐसा होना चाहिए कि भाई आप एक ही किस्म के एंजाइम को लें, वो एंजाइम आपके जिस्म में पूरी उम्र काम करेंगे, क्योंकि वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। तो एक्चुअली क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर तो यूटिलाइज नहीं होते, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं किस तरीके से? अगर जिस्म का पीएच लेवल, बैक्टीरिया, डिजीज़, ह्यूमन टेम्परेचर जिसके अंदर कभी कभार हमारे ऊपर कोई बुखार वगैरह का या किसी चीज़ का अटैक वगैरह होता है, जरासीम जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन एंजाइम्स की जो शेप होती है उसको क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं, ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जो एंजाइम होते हैं ये फंक्शनलेस हो जाते हैं। या फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर कभी कभार इनहिबिटर्स इंटर होते हैं। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस जगह पर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं कि वो इनहिबिटर कभी भी उस एक्टिव साइट को नहीं छोड़ते। और ये कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोई ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन, ड्रग्स मीन मेडिसिन का जो ग्रुप है, और वो मेडिसिन जो है हमारे जिस्म के ऊपर कोई बैड रिएक्शंस करते हैं, तो वो जाकर हमारे जो एंजाइमेटिक सिस्टम है, कुछ एंजाइम जो है उसके जो एक्टिव साइड से उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब वो जो एंजाइम है वो तो फिर आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो एंजाइम जो है वो आपका किसी काम का नहीं रहा है। ठीक है ना। तो फिर जिस्म एक्चुअली उस एंजाइम से क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। और तो यही वजूहत होती है कि चूंकि हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, लेकिन हमारा जिस्म जो है इट इज़ ससेप्टेबल टू द एनवायरनमेंट। जिस्म जो है एनवायरनमेंट के खिलाफ भी तो काम कर रहा है, और जिस्म के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बहुत जर्म्स मौजूद हैं, और कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ पीएच का लेवल होता है, कुछ टेम्परेचर होता है। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे उन एंजाइम्स को क्या करते हैं, ख़राब करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, तो वो जिस्म उसमें से
उसको हटा देते हैं, खारिज करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उन एंजाइम की जगह हमें मज़ीद नए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारा जिस्म, हमारा अपना सेल्स जो होते हैं फिर अपनी उस डिमांड के मुताबिक क्या करते हैं, नए नए एंजाइम को क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, एंजाइम के बारे में ये बात भी लिखी जाती है कि एंजाइम्स आर एक्चुअली कैटालिस्ट। एंजाइम जो है वो असल में क्या चीज़ है, एंजाइम्स आर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है ना। तो एंजाइम्स आर कैटालिस्ट एंड दे आर नोन एज बायोकैटालिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स जो है कैटालिस्ट तो हैं, बट दे आर स्पेशल कैटालिस्ट विच आर नोन एज द बायोकैटालिस्ट। ठीक है ना। तो कैटालिस्ट, अब कैटालिस्ट किसे कहते हैं? कैटालिस्ट इसी चीज को कहते हैं जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एनी सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज इन इट। ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस नेचर के अंदर कोई भी केमिकल जो किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, तो इस किस्म के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। अगर वही चीज़ जिस्म के अंदर काम कर रही है, ह्यूमन बींग के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर काम कर रही है और वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है, तो फिर उस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोकैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो बायोकैटालिस्ट, एंजाइम्स आर एक्चुअली क्या चीज़ होते हैं, एक्चुअली एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। ये जो है बायोकैटालिस्ट है और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, आगे हम थोड़ा सा इसके अंदर ये देखते हैं कि एंजाइम के बारे में हम ये भी लिखते हैं कि एंजाइम्स आर एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि एंजाइम जो है वो क्या चीज़ है, प्रोटीन्स हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एक ही चीज़ है, लेकिन प्रोटीन के अंदर ये किस किस्म के हैं, प्रोटीन के अंदर इनकी जो शेप है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर कहते हैं। ठीक है ना। तो लफ्ज़ ग्लोब्यूलर जो होता है इसका क्या मतलब होता है, लफ्ज़ ग्लोब्यूलर का मतलब होता है स्फेरिकल, ग्लोब। ठीक है, बेजवी, बेजवी। ठीक है ना। इसको स्फेरो प्रोटीन्स भी कहते हैं, स्फेरो, स्फेरो प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स या स्फेरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, यानी ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं ये एंजाइम के असल में टर्शरी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम इसको क्या लिखते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी कन्फ्रंटेशन, टर्शरी स्ट्रक्चर। इसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें से ये बनते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि एक्चुअली अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी ये तादाद जो होती है बढ़ती चली जाती है, दे फोल्ड ऑन इटसेल्फ, ये अपने ऊपर ही जो होते हैं वो क्या चीज़ हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक चेन बनता है। ठीक है, पूरे का पूरा चेन बनता है और ये फोल्ड होते रहते हैं अपने ऊपर फोल्ड होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लोब्यूलर। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ये बना होता है किस चीज़ से, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, यानी कि अमाइनो एसिड में से बना होता है, जिसमें से ये अपने ऊपर क्या होते हैं, फोल्ड होते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका एक यूनिक जो है वो उसको आप देख लें। अब ये चीज़ याद रखें कि ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। और अमाइनो एसिड जो होते हैं इसके क्या होते हैं, इसके टू फेसेस होते हैं, दो रुख होते हैं। ठीक है ना। एक जो फेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक फेस को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एक फेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, और दूसरे फेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिक फेस और हाइड्रोफिलिक फेस, तो ये जो फोबिक है, हाइड्रो का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, लफ्ज हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, और फोबिक का मतलब क्या चीज होता है, लफ्ज फोबिक का मतलब फोबिया, और फोबिया का मतलब होता है फेयर, यानी कि खौफ का आना, डरना। इसका मतलब है हेट, नफरत करना। ठीक है, और यहाँ पर जो फिलिक है तो फिलिक का मतलब होता है लव। ठीक है ना,
यानी उसके नज़दीक होना, उससे रिएक्शन करना। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड के हमारे पास क्या होते हैं, टू फेसेस होते हैं। एक एक वो फेस होता है जो वाटर को रिपेल करता है, ठीक है ना, दिस इज द नॉन पोलर एंड। ये नॉन पोलर एंड होता है जो कि पानी को क्या करता है, रिपेल करता है। जबकि जो दूसरा साइड होता है वो क्या होता है, पोलर एंड होता है, एंड इट अट्रैक्ट वाटर। ये पानी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास हो गया हाइड्रोफोबिक और एक हो गया आपके पास हाइड्रोफिलिक। इन दोनों का फायदा क्या होता है, जब ये इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे होते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका आउटर सरफेस होता है, बाहर जितना भी इंटरैक्टिंग सरफेस होता है, इंटरैक्टिंग सरफेस, बैरूनी जो सरफेस होता है सब का सब, वो सब का सब जो सरफेस होता है वहां पर आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे हाइड्रोफिलिक जो अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड का वो सिरा मिलेगा, वो तरफ मिलेगा जो कि असल में होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर आपको पूरे का पूरा क्या मिलेगा, हाइड्रोफिलिक मिलेगा, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का फायदा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का फायदा ये होता है कि एक्चुअली, अच्छा इस चीज को भी समझे आप, एक्चुअली एंजाइम कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्चुअली एंजाइम मौजूद होते हैं जिस्म के अंदर। अच्छा ठीक है, जिस्म के अंदर तो हो गए, लेकिन जिस्म के अंदर क्या चीज मौजूद, जिस्म के अंदर आपका पूरे का पूरा जो मीडिया है, वो पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो क्या चीज है, एक्वस है, आबी है, जिसके अंदर इंतहाई ज्यादा पानी मौजूद होता है, ठीक है ना। अच्छा वो पानी किस किस शक्ल में हो जाता है, पानी तो प्योर वाटर के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर तो पानी मौजूद नहीं होता। तो वो पानी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है तीन शक्लों के अंदर, या तो किसी जगह पर जो वाटर है, जो मीडिया है वो एसिडिक होगा, या तो वो एसिडिक होगा लेकिन एक्वस एसिडिक, ठीक है ना, जिसके अंदर पानी की मिकदार मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं डाइल्यूट, बाज़ औक़ात कंसनट्रेटेड, लेकिन पानी उसके अंदर जरूर होगा। दूसरी जगह पर कभी कभार ये क्या चीज़ होता है, किसी किसी जगह पर ये क्या होता है, बेसिक होता है, और कुछ जगह पर ये क्या होता है, सेलाइन होता है, सेलाइन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे पास मौजूद होती है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक, अल्कलाइन और सेलाइन, ठीक है ना। ये मीडिया हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, पूरे जिस्म के अंदर, और ये सब का सब मीडिया मौजूद होता है एक्वस हालत में। अब इसका फायदा क्या होता है, ये जो हाइड्रोफिलिक साइड है एंजाइम की, ये वाटर लविंग साइड है, ठीक है ना, जो पानी से थोड़ी सी वो कहते हैं मोहब्बत रखते हैं और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि ये जो एंजाइम होते हैं दे आर एक्चुअली सॉलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन ये फुल सॉलेबल नहीं होते, क्योंकि ये जो मीडिया है ये हमारे पास एक्चुअली फुल एक्वस मीडिया नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या बनाते हैं, ये एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है ना, कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि एक्चुअली दिस इज ट्रू सोल्यूशन तो होता है लेकिन उसके अंदर होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा वो फर्क होता है उसके अंदर। तो ये एक चीज है कि जो इसका ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है, जो पानी लविंग वाला है, वो क्या करता है, वो हमारे जिस्म के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं, और जैसे ही वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, किसी एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर हल हो जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो अपना फंक्शन जो है वो क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और जब कभी भी मसलन हमारे जिस्म के अंदर कोई कमी ज़्यादती होती है पीएच की या पानी की या कुछ केमिकल्स की, तो उससे क्या नुकसान होता है, इसके ये जो आउटर सरफेस है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ये क्या करते हैं, फिर ये अपनी शक्ल को डीनेचर कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि एंजाइम ने जो है अपना काम करना छोड़ दिया है, ठीक है ना। अच्छा जो दूसरा एंड होता है जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वो एक्चुअली इस पूरे एंजाइम के अंदर, अगर आप सोचें कि पूरा एंजाइम जो है एक ग्लोब की शक्ल में है, तो जो आउटर सरफेस है ये तो आपका हाइड्रोफिलिक हो गया, यानी कि वाटर लविंग हो गया, और जो इनर सरफेस है, अंदरूनी जो साइड है, वो सब का सब जो है क्या चीज़ हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। यानी जितने भी अमाइनो एसिड के जो दूसरा एंड है कौन सा है, फोबिया, वो इंटरनल हो जाता है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो होता है वो क्या जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखें कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या चीज़ होता है, वो होता है ग्लोब्यूलर, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं दे आर ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर।
उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन इनको पहुंचाई जा सके। अगर आपको कोई सवाल वगैरह या कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो इंशाअल्लाह कमेंट के अंदर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के आपको जवाब दे सकें और आपको मुतमईन कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। La la